अहमदनगर जिले के कोपरगांव नाम के छोटे से कस्बे में दर्शना अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक साधारण सा घर, सीमित आमदनी और जिम्मेदारियों से भरी जिंदगी। पिता शुगर मिल में ड्राइवर थे, मां घर संभालती थीं। हालात आसान नहीं थे, लेकिन एक चीज साफ थी, बेटी के सपनों को कुचलने का इरादा किसी का नहीं था। दर्शना पढ़ाई में औसत से बेहतर थी और यही वजह थी कि मां बाप हर तंगी, हर परेशानी को सहकर भी उसकी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। उनके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि बेटी उस जिंदगी से बाहर निकल जाए जिसे उन्होंने मजबूरी में जिया था। अहमदनगर से पढ़ाई पूरी करने के बाद दर्शना का सपना था सिविल सेवा। लेकिन सपना बड़ा था और कस्बा छोटा। वहां न कोचिंग थी, न सही गाइडेंस। एक ही रास्ता था, पुणे। लेकिन पुणे जाना आसान नहीं था। कमजोर आर्थिक हालत, ऊपर से बेटी को अकेले बड़े शहर भेजने का डर। इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है राहुल हंडोरे की। राहुल नासिक जिले की सिन्नार तहसील के शाहगांव का रहने वाला था, लेकिन बचपन से अहमदनगर में ही रहा था। वहीं उसकी और दर्शना की दोस्ती हुई। दोनों साथ पढ़े, साथ बड़े हुए और दोस्ती वक्त के साथ काफी गहरी हो गई। राहुल का दर्शना के घर आना जाना आम बात थी। वह लगभग परिवार का हिस्सा बन चुका था। जब दर्शना के माता पिता पुणे भेजने को लेकर हिचकिचा रहे थे, तब राहुल ने भरोसे की सबसे मजबूत लाइन बोली, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी पुणे ही जा रहा हूं सिविल सेवा की तैयारी के लिए। मेरे रहते दर्शना को वहां कोई परेशानी नहीं होगी। यही वो शब्द थे जिन्होंने मां बाप के डर को थोड़ा कम किया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि चाहे जैसे भी हालात हों, बेटी के करियर में रुकावट नहीं आने देंगे। और फिर दर्शना पुणे आ गई। ड्रीम सिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। पुणे, जहां हर गली में कोई ना कोई सपना तैयारी कर रहा होता है। दिल्ली की तरह यहां भी सिविल सेवा की कोचिंग्स, लाइब्रेरी, स्टडी रूम्स और रात दिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। दर्शना भी उसी भीड़ का हिस्सा बनी, लेकिन उसकी आंखों में भीड़ से अलग चमक थी। उसने पढ़ाई को पूरी तरह सीरियस मोड में ले लिया। सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो, फोकस सिर्फ एक गोल पर। दिन रात की मेहनत, सेल्फ डाउट, प्रेशर, सब कुछ झेलते हुए वह आगे बढ़ती रही। और फिर आया वो दिन जब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट लिस्ट में दर्शना का नाम तीसरे नंबर पर था, थर्ड रैंक, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। एक ड्राइवर की बेटी जिसने सिस्टम के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक को क्रैक कर लिया था। घर में खुशी का तूफान आ गया। पिता, जिनकी जिंदगी स्टीयरिंग के पीछे बीती थी, आज लोग उन्हें बेटी के नाम से पहचानने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सालों की तपस्या का फल एक साथ मिल गया हो। दर्शना की सफलता सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही। पूरा इलाका, रिश्तेदार, समाज, हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। उसे जगह जगह सम्मानित किया जाने लगा। कोचिंग संस्थान, सामाजिक संगठन, स्टूडेंट्स, सब उसे इंस्पिरेशन मानने लगे। इसी सिलसिले में पुणे के सदाशिव पेठ स्थित उसी कोचिंग संस्थान से भी बुलावा आया, जहां पढ़कर उसने यह मुकाम हासिल किया था। चयन के बाद दर्शना कुछ दिनों के लिए कोपरगांव अपने घर चली गई थी। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदार आ जा रहे थे, बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। इसी बीच कोचिंग संस्थान की ओर से उसे सम्मान समारोह में बुलावा मिला। 9 जून 2023 को दर्शना एक बार फिर पुणे पहुंची। इस बार उसने अपना पुराना किराए का कमरा नहीं लिया, क्योंकि चयन के बाद वह कमरा छोड़ चुकी थी। वह अपनी एक सहेली के घर ठहरी, जहां माहौल सुरक्षित और फेमिलियर था। 11 जून को सदाशिव पेठ स्थित कोचिंग सेंटर में सम्मान समारोह रखा गया। स्टेज पर जब दर्शना को बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन असली असर तब पड़ा जब कोचिंग के प्रबंधक ने उससे अपने संघर्ष के बारे में बोलने को कहा। दर्शना ने कोई बनावटी भाषण नहीं दिया। उसने बेहद सादगी से अपनी कहानी सुनाई। गरीबी, सीमित संसाधन, माता पिता की मेहनत और खुद के एंडलेस स्ट्रगल्स। जिस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ उसने कहा कि नॉलेज ही असली पावर है, उसने वहां बैठे हर छात्र को अंदर तक झकझोर दिया। खासकर उन लोगों को जो अक्सर निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों को हल्के में लेते हैं। उस भाषण के वीडियो बनाए गए और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दर्शना ओवरनाइट इंस्पिरेशन बन चुकी थी। उसका सम्मान बढ़ा, पहचान बढ़ी
और साथ ही उस कोचिंग संस्थान की प्रतिष्ठा भी कई गुना हो गई। कार्यक्रम के बाद दर्शना पुणे में ही अपनी सहेली के घर रुकी रही और पुराने दोस्तों से मिलती रही। सब कुछ नॉर्मल और हैप्पी लग रहा था। 12 जून को सुबह दर्शना ने अपनी सहेली से कहा कि आज वह अपने दोस्त राहुल हंडोरे के साथ राजगढ़ और सिन्हागढ़ का किला देखने जा रही है। घूमने का प्लान सुनकर किसी ने आपत्ति नहीं की। दर्शना ने खुद फोन करके अपने माता पिता को भी बता दिया था। घर वालों को भी लगा कि इतनी मेहनत के बाद अगर वह थोड़ा घूम ले तो कोई बुराई नहीं है। मन हल्का हो जाएगा, तनाव कम होगा। जिस राहुल के साथ दर्शना जा रही थी वह वही राहुल था जो बचपन का दोस्त था। अहमदनगर से पुणे तक का सफर, साथ पढ़ाई, साथ सपने, सब कुछ साथ। इसलिए न दर्शना के घर वालों को चिंता थी और न दोस्तों को। दर्शना अब खुद भी अफसर बन चुकी थी, समझदार थी, केपेबल थी। उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। एक फर्क जरूर था, दर्शना का चयन हो चुका था, लेकिन राहुल का अभी नहीं हुआ था। वह अब भी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और खर्च चलाने के लिए पुणे में एक प्राइवेट नौकरी करता था। 12 जून की सुबह दोनों बाइक से राजगढ़ किले के लिए निकल पड़े। जाते समय उन्होंने किसी तरह की चिंता नहीं दिखाई। दोस्तों और परिवार को यही लगा कि शाम तक दोनों लौट आएंगे, लेकिन शाम होते होते कहानी का मूड बदलने लगा। जब घर वालों ने फोन किया तो दर्शना और राहुल दोनों के मोबाइल स्विच्ड ऑफ बताए जा रहे थे। पहले तो लगा कि नेटवर्क इश्यू होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बेचैनी बढ़ती गई। दोस्तों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दोनों कहाँ हैं। किसी के पास कोई अपडेट नहीं था। अब डर सिर उठाने लगा। दर्शना के घर वाले इसलिए परेशान थे क्योंकि वह अब सरकारी अधिकारी थी, जिम्मेदार पोस्ट पर चयन हुआ था। राहुल के घर वालों को भी भरोसा था कि मेहनती लड़का है, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा करेगा। ऐसे में दोनों का यूं अचानक गायब हो जाना नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब पूरी रात कोई खबर नहीं मिली और फोन बंद ही रहे, तो अगली सुबह दोनों परिवार पुणे पहुंच गए। अपने स्तर पर तलाश शुरू की गई। किलों पर गए, आसपास के इलाकों में पूछताछ की, लेकिन कहीं भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। अब दोनों परिवारों की चिंता एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दो पढ़े लिखे, समझदार और जिम्मेदार लोग अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। कई जगह तलाश करने के बाद जब दोनों परिवार पूरी तरह टूट चुके थे, तब 14 जून 2023 को दर्शना के घर वालों ने थाना सिंहगढ़ में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं राहुल के घर वालों ने थाना मालवाड़ी में राहुल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। दर्शना अब कोई आम लड़की नहीं रह गई थी। उसकी सफलता ने उसे उस पूरे इलाके में पहचान दिला दी थी। गांव हो या कस्बा, लोग उसका नाम जानते थे। इसलिए जब एक तरह से लोकल सेलिब्रिटी बन चुकी दर्शना की गुमशुदगी की खबर सामने आई, तो पुलिस भी शॉक में आ गई। मामला सीरियस था, मिस्टीरियस था और प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। इसी वजह से सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच को भी इस केस में उतार दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सर्च ऑपरेशन के लिए 5 पुलिसकर्मियों की 5 अलग-अलग टीमें बनाई। किसी टीम को मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स का काम दिया गया, तो किसी को किलों और आसपास के जंगलों में सर्च करने की जिम्मेदारी मिली। ग्रामीण पुलिस भी दिन रात लगी हुई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सॉलिड क्लू हाथ नहीं लग रहा था। फिर 19 जून की सुबह एक ऐसा फोन आया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। एक अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि किले के पास पहाड़ी की तलहटी में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। क्योंकि दर्शना और राहुल दोनों उसी इलाके से लापता हुए थे, इसलिए पुलिस को सबसे पहला शक यही हुआ कि कहीं यह लाश दर्शना की तो नहीं है। परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लाश किसी और की नहीं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दर्शना पवार की ही थी। जिस बेटी की सफलता पर कुछ दिन पहले पूरा घर जश्न मना रहा था, उसी घर में अब मातम पसर चुका था। खुशियां पल भर में खामोशी और चीखों में बदल गईं। लाश पहाड़ी के नीचे पड़ी हुई थी और काफी हद तक डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। साफ लग रहा था कि मौत कई दिन पहले हो चुकी है। पुलिस ने जब बॉडी का बारीकी से एग्जामिनेशन किया,
तो सिर और शरीर पर चोटों के कई निशान मिले। यही वो पल था जब केस सिर्फ मिसिंग से बदलकर सस्पेक्टेड मर्डर बन गया। हादसे की संभावना कमजोर पड़ने लगी। लाश से कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन, एक जूता और एक चश्मा भी मिला। शुरुआती जांच में यही अंदाजा लगाया गया कि ये सभी सामान मृतका के ही हैं। सबूत साफ इशारा कर रहे थे कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। दर्शना की लाश तो मिल गई थी, लेकिन राहुल हंडोरे अब भी लापता था। यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। क्या राहुल भी किसी हादसे का शिकार हुआ? क्या वह इस घटना का गवाह है, या फिर कहानी कुछ और ही है? अब पुलिस की जांच दो अलग-अलग दिशाओं में बंट चुकी थी। एक तरफ राहुल की तलाश तेज कर दी गई थी, तो दूसरी तरफ यह पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि दर्शना की मौत एक्सीडेंट थी या कोल्ड ब्लडेड मर्डर। राहुल का मोबाइल फोन लगातार स्विच्ड ऑफ था। इसी वजह से उसके बारे में कोई कॉन्क्रीटो जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ग्रामीण पुलिस मौके पर जांच कर रही थी, लेकिन लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहली नजर में यह तय कर पाना मुश्किल था कि मामला एक्सीडेंट का है या मर्डर का। बॉडी काफी हद तक डीकंपोज्ड हो चुकी थी। मौके की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो केस की पूरी तस्वीर ही बदल गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दर्शना की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी। उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे, वे गिरने से नहीं, बल्कि किसी नुकीली चीज से किए गए वार थे। यानी यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। पुलिस को जो शक पहले से था, वह अब फैक्ट में बदल चुका था। अब एक सवाल और भी मजबूत हो गया। अगर यह सिर्फ एक्सीडेंट होता, तो राहुल कहां था? वह घायल हालत में किसी अस्पताल में मिलता या पुलिस को सूचना देता। लेकिन राहुल तो पूरी तरह गायब था। न फोन, न कोई संपर्क। इसी पॉइंट से पुलिस का शक सीधे राहुल पर आकर टिक गया। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को किले के पास स्थित एक होटल के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज हाथ लगी। प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया। सुबह करीब 8:30 पर राहुल और दर्शना बाइक पर साथ साथ किले की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। लेकिन कुछ घंटों बाद जब वही बाइक वापस आती दिखी, तो उस पर राहुल अकेला था। दर्शना उसके साथ नहीं थी। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। साफ हो गया कि दर्शना के साथ जो कुछ भी हुआ, वह किले के अंदर या आसपास ही हुआ था। अब यह भी क्लियर था कि राहुल जिंदा है, फोन बंद करके डिलिबरेटली फरार है। पुलिस का शक अब सस्पेशन नहीं रहा, बल्कि ऑलमोस्ट कॉन्फर्मेशन बन चुका था। पूरी इन्वेस्टिगेशन राहुल सेंट्रिक हो गई। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि उसका फोन लगातार बंद था। पुलिस ने स्ट्रैटेजी बदली। ये पता लगाया गया कि राहुल अपने खर्च कैसे चलाता था। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि वह एक प्राइवेट जॉब करता था और उसका एक बैंक अकाउंट था जिसमें सैलरी आती थी। पुलिस को यकीन था कि अगर राहुल जिंदा है तो उसे पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। जब बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले गए, तो एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। राहुल ने अपने अकाउंट से एटीएम के जरिए दिल्ली में पैसे निकाले थे। पुणे पुलिस अब भी इसी पर प्लान बना ही रही थी कि दिल्ली में उसे कैसे ट्रेस किया जाए। तभी अचानक कुछ देर के लिए राहुल का मोबाइल फोन ऑन हुआ और फिर थोड़ी ही देर में दोबारा स्विच्ड ऑफ। लेकिन इतने वक्त में पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी। लोकेशन कोलकाता की थी। जांच में पता चला कि राहुल ने वहां से अपने एक रिश्तेदार को कॉल किया था। जब पुलिस ने उस रिश्तेदार से पूछताछ की, तो उसने जो बताया वह और भी सस्पिशियस था। रिश्तेदार के मुताबिक राहुल ने कहा था कि अब वह पुणे कभी वापस नहीं आएगा। उसका अपने एक दोस्त से झगड़ा हो गया है और इसी वजह से उसने पुणे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब पिक्चर और साफ हो चुकी थी। राहुल भाग रहा था, अपनी पहचान और लोकेशन बदल रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी और पुलिस का नेटवर्क उससे तेज साबित हुआ। पहले कोलकाता, फिर अचानक मुंबई। लोकेशन तेजी से चेंज हो रही थी। आखिरकार 27 जून 2023 की रात पुणे पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुंबई के अंधेरी स्टेशन से राहुल हंडोरे को गिरफ्तार कर लिया। राहुल को गिरफ्तार करने के बाद पुणे लाया गया और अदालत में पेश किया गया। कोर्ट से उसे पूछताछ के लिए 30 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शुरू में राहुल लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। कभी चुप्पी साध लेता, कभी आधी अधूरी बातें करता। लेकिन जैसे जैसे सबूत उसके सामने रखे गए,
उसकी कहानी बिखरने लगी। आखिरकार पूछताछ के दौरान राहुल हंडोरे टूट गया और उसने दर्शना की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वह बाइक भी बरामद कर ली जिससे दोनों किले गए थे, और वह कट्टर भी मिल गया जिसे राहुल अपने साथ लेकर गया था। वही कट्टर हत्या का हथियार था। जब मामला पूरी तरह साफ हो गया तो एसपी ग्रामीण अमित गोयल की मौजूदगी में राहुल को मीडिया के सामने पेश किया गया। वहां राहुल ने जो कहानी बताई उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। राहुल ने बताया कि दर्शना के साथ पढ़ते पढ़ते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हुए उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। उसे लगता था कि सही समय आने पर वह सब कुछ कह देगा। उसके लिए सही समय तब होता जब उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लग जाती। वह चाहता था कि बराबरी के स्तर पर खड़े होकर वह दर्शना से शादी की बात करे। दर्शना राहुल की भावनाओं को समझती थी। उसे भी राहुल अच्छा लगता था, लेकिन उसकी सोच साफ थी। वह चाहती थी कि पहले दोनों अपने अपने करियर में सेटल हो जाएं, फिर आगे का फैसला लिया जाए। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। बाहर से देखने पर कोई भी उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ सकता था, लेकिन असल में रिश्ता भरोसे और समझदारी पर टिका हुआ था। समस्या तब शुरू हुई जब दर्शना को नौकरी मिल गई और राहुल वहीं का वहीं रह गया। समय के साथ दर्शना थोड़ा प्रैक्टिकल होती चली गई और राहुल से दूरी बनाने लगी। इसी बीच दर्शना के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब यह बात राहुल को पता चली तो उसके अंदर का डर और इनसिक्योरिटी बाहर आने लगा। उसने सीधे दर्शना के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन दर्शना के माता पिता ने बिना किसी हिचक के साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनकी बेटी अब एक अधिकारी बन चुकी है और वे उसके लिए उसी स्तर का रिश्ता चाहते हैं। राहुल ने जब दर्शना की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में भी माता पिता के फैसले की सहमति साफ नजर आई। बस वहीं राहुल अंदर से टूट गया। सालों से दिल में सजाया हुआ सपना एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि सबके सामने उसका अपमान हुआ है। वह बिना कुछ कहे वहां से लौट आया, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में एक जहरीला फैसला जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर दर्शना उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। 11 जून को जब पुणे में कोचिंग संस्थान ने दर्शना को सम्मानित करने के लिए बुलाया तो राहुल भी वहां उससे मिलने पहुंच गया। बाहर से वह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सही मौके की तलाश में था। अगले दिन उसने दर्शना के सामने वेल्हा तहसील में स्थित राजगढ़ और सिंहगढ़ किला घूमने का प्लान रखा। दर्शना ने बिना किसी शक के हां कर दी, क्योंकि वह उसे आज भी एक अच्छे दोस्त के तौर पर ही देखती थी। उसने इस बारे में अपने दोस्तों और माता पिता को भी बता दिया था। 12 जून की सुबह दोनों राजगढ़ और सिंहगढ़ के लिए निकल पड़े। किले के अंदर एक सुनसान जगह मिलने पर राहुल ने एक बार फिर शादी की बात छेड़ दी। इस बार दर्शना ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि वह वहीं शादी करेगी जहां उसके माता पिता तय करेंगे। यही वो पल था जिसके लिए राहुल अंदर ही अंदर खुद को तैयार करके आया था। वह पहले से ही कट्टर साथ लेकर आया था। दर्शना के इनकार करते ही उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कट्टर से दर्शना पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने उस लड़की की जिंदगी खत्म कर दी जिसने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। हत्या के बाद राहुल ने दर्शना की लाश उठाकर पहाड़ी के नीचे तलहटी में फेंक दी। उसका मोबाइल फोन, चश्मा और जूते भी वहीं फेंक दिए ताकि मामला हादसा लगे। इसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया, बाइक से वापस लौटा, कमरे पर बाइक खड़ी की और फरार हो गया। पूछताछ पूरी होने के बाद 3 जुलाई 2023 को राहुल को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।